स्वागत है आपका आज के इस कानूनी विश्लेषण के अंदर। और आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट, क्या कोई राज्य सरकार किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन को रोक सकती है क्या? क्या स्टेट पुलिस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों को रोक सकती है जब वे किसी गंभीर अपराध की वैधानिक जांच कर रहे हो, उसकी लीगल जांच कर रहे हो? यही सवाल है। और क्या कोर्ट रूम को प्रोटेस्ट ग्राउंड में बदला जा सकता है ताकि सुनवाई ही ना हो सके 2026 में, यानी कि आज 15 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन सवालों का बिल्कुल सीधा और सख्त शब्दों में इनको अपने सामने उठाया है। और इनके जवाब भारत में फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ और इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंस को सही दिशा दे सकते हैं और नई दिशा भी दे सकते हैं। उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ईडी की जांच जो थी, स्टेट एजेंसीज द्वारा दखल, उसमें एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जब ईडी जांच कर रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर और उस जांच के दौरान जो स्टेट की एजेंसीज का उसमें दखल था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है और एफआईआर को स्टे किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और चेतावनी दी कि अगर ऐसी हरकतों को स्वीकार कर लिया गया तो अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में कानूनहीनता फैल सकती है, लॉलेसनेस फैल सकती है। इसी के ऊपर आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक मोड़ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोड भी है। और आइए इस पूरे मसले को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तथ्यों के आधार समझते हैं, कानून के आधार पर सारी बातों को समझते हैं और इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे उसको भी समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और कहीं पर भी आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ साझा करना मत भूलिएगा। और यूट्यूब का एक नया फीचर है हाइप का, उसका भी इस्तेमाल करिएगा क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर आप बहुत कुछ सीखने समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या, ये पूरा मुद्दा क्या है, ये जो इतना क्या कहते हैं विवाद उठ खड़ा हुआ है, इसको पूरा कानूनी तरीके से समझते हैं। पूरा विवाद एक ईडी की रेड से शुरू होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोल स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत कोलकाता स्थित आईपैक आईपीएसी आईपैक के कार्यालय में एक रेड मारी और ईडी के अनुसार स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी। दूसरा, सर्च पूरी तरह जो थी वो संवैधानिक थी और बोनाफाइड थी, यानी कि गुड फेथ में कंडक्ट की थी, यानी कि किसी भी बिना किसी दुर्भावना के कंडक्ट की गई थी। और तीसरा, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल होने का ठोस आधार भी मौजूद था, ईडी के द्वारा यह कहा गया। लेकिन सर्च के दौरान क्या होता है, आप लोगों ने सभी ने न्यूज में भी देखा, लाइव फीड में भी देखा कि चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की जो है वो ममता बनर्जी, वो स्टेट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और बड़े पुलिस बल के साथ कथित तौर पर मौके पर पहुंच जाती है और इस पर ईडी का आरोप है कि अधिकारियों को रोका गया, कुछ फाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ले जाए गए। समझिएगा कि वहां पर ईडी के अधिकारियों ने क्या कहा कि जब सीएम आई पुलिस बल थल के साथ तो वो वहां उन्होंने ईडी के अधिकारियों को रोका और उसके साथ साथ कुछ फाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहां पर रेड डल रही थी वहां से लेके चले गए और माहौल डराने वाला बन गया और जांच की निष्पक्षता इससे पूरी तरीके से प्रभावित हुई। इसके बाद वेस्ट बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई। समझिएगा, यहां पर राज्य सरकार की पुलिस ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के खिलाफ 3-3 एफआईआर करवाई और यहीं से मामला अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया क्योंकि
राज्य बनाम केंद्र का मामला हो गया। हम यहां कोई पॉलिटिक्स की आज बात नहीं कर रहे, इस पूरे मामले का कानूनी विश्लेषण कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ उसको मैं आपके सामने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपके साथ पेश कर रहा हूं। और मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है? आपका कोई सवाल है और सेशन कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं ईडी इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची। पहले ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, वहां से फिर ईडी अपील करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचती है ईडी, उसको समझते हैं। ईडी ने कहा कि यह कोई सामान्य विवाद नहीं है, इसमें गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं। और वो जो गंभीर संवैधानिक प्रश्न है वो क्या है कि क्या स्टेट लॉ एनफोर्समेंट यानी कि क्या राज्य की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अलेज्ड ऑफेंडर को शील्ड दे सकती है कि जो अपराधी हैं, जो तथाकथित आरोपी हैं, उनको क्या सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। दूसरा, क्या कोई स्टेट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एजेंसी की स्टैट्यूटरी पावर्स को ब्लॉक कर सकती है, यानी कि क्या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन आने वाली किसी जांच एजेंसी की जो कानूनी पावर है, कानूनी शक्तियां हैं, उनको ब्लॉक कर सकती है क्या। और तीसरा, अगर राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल जांच रोकने के लिए हो जाए तो रूल ऑफ लॉ का ऐसी सिचुएशन के अंदर होगा क्या। यहां पर समझिएगा, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि अगर इस तरीके के आचरण को हमने एक बार मान्यता दे दी तो ये पूरे देश में सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारियों को डीमोरलाइज और डिस्करेज भी करेगा। उन्होंने सेक्शन 54 धारा 54 जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ जो कानून है, उसकी धारा 55 का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार स्टेट पुलिस का कर्तव्य है कि वो ईडी की सहायता करे, ना कि उसमें व्यवधान डाले, ना कि उसे रोके। सेक्शन 55 ऑफ पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो ये कहता है कि राज्य पुलिस का कर्तव्य है, मतलब कानून के तहत ही, पीएमएलए कानून के तहत ही ये लिखा हुआ है कि जो राज्य पुलिस है उसका कर्तव्य है कि जब भी कोई केंद्रीय एजेंसी, स्पेसिफिकली ईडी, अगर जांच करने राज्य में आती है तो राज्य की जो पुलिस है उसको अपना पूरा सहयोग देगी, ना कि जांच में किसी तरीके की रोक लगाएगी या इंटरफेरेंस करेगी। ईडी ने इस मामले के अंदर कोर्ट से यह मांग की कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर तुरंत के तुरंत स्टे लगाया जाए, और दूसरा, सीसीटीवी फुटेज का संरक्षण किया जाए, और तीसरा, सीबीआई द्वारा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो इस मामले के अंदर। ठीक है, आप मुझे बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा कि अगर कोई सेंट्रल एजेंसी, अगर कोई केंद्रीय एजेंसी, केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एजेंसी कानून के तहत जांच कर रही है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ जांच कर रही है, तो क्या किसी राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को उसे रोकने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो यह अभी तक, तो कर दीजिए फटाफट से। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या क्या कड़ी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने सच में बोलूं तो तोते उड़ा दिए हैं। समझिएगा क्या सुना, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का, कानून का यहां पर जो टकराव हो गया है, संवैधानिक संस्थाओं का जो टकराव हो गया है, उन मामलों में निपटारा कौन? हमारा यहां एक ही झगड़े सुलझाने वाला बंदा बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय वो बैठा हुआ है। क्या आप इससे एग्री नहीं करते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर टिप्पणी क्या की, समझिए उसको। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच ने इस मामले के अंदर सुनवाई की, और उन्होंने जो इस मामले के अंदर प्रिमा फेसाई जो ऑब्जर्वेशन दी है वो इस प्रकार है। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन में स्टेट एजेंसीज का जो हस्तक्षेप है वो रूल ऑफ लॉ के लिए एक गंभीर खतरा है। कि मतलब समझिएगा कि जब केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही हो और उसके अंदर स्टेट एजेंसीज का खतरा जो है वो कानून के राज के लिए गंभीर खतरा है, रूल ऑफ लॉ के
लिए गंभीर खतरा है और इसको हम अलाउ नहीं कर सकते। यहां पर बेंच ने चेतावनी भी दी कि इससे संस्थागत स्वतंत्रता जो है वो प्रभावित होती है। संस्थागत स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अलग अलग राजनीति दलों के शासन वाले राज्यों में कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा सकती है। समझ रहे हैं? केंद्र में अलग सरकार है और मान लीजिए किसी दूसरे और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर संस्थागत जो कानून व्यवस्था है वो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, चरमरा सकती है। कोर्ट ने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं। कोर्ट ने क्या सवाल उठाया है? कोर्ट ने कहा कि अगर सेंट्रल एजेंसी बोनाफाइड तरीके से जांच कर रही है, यानी कि जो केंद्रीय एजेंसी है वो गुड फेथ में अगर काम कर रही है, सद्भावनापूर्ण काम कर रही है, बोनाफाइड तरीके से उसके पास उसके जांच में आया है, उसकी प्रिलिमिनरी जांच में आया है कि कुछ गड़बड़ियां हुई है और वो जांच करने वहां पहुंच गई है, तो क्या उसे पॉलिटिकल या फिर इलेक्शन एक्टिविटी की आड़ में रोका जा सकता है? क्या उस अन्वेषण को, क्या उस इन्वेस्टिगेशन को इस कहकर कि भाई ये इलेक्शन एक्टिविटी की आड़ में कहकर ये रोका जा सकता है क्या? कोर्ट ने यहां पर यह भी स्पष्ट किया कि सेंट्रल एजेंसीज चुनावी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, लेकिन इलेक्शन को क्राइम शील्ड भी नहीं बनाया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। कोर्ट ने इस मामले के अंदर आदेश क्या दिए? आदेश दिए हैं, समझिएगा, उनको बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं और वो ये है कि ममता बनर्जी और वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज जो है वो उसको सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं और ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो 3-3 एफआईआर दर्ज हुई थी, उन पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। और यह दिखाता है कि कोर्ट इस मामले के अंदर कितनी गंभीरता से ले रही है, इस मामले को कितना गंभीरता से ले रही है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने पता है क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि क्या कोर्ट जंतर मंतर है क्या? जंतर मंतर समझते हैं? जंतर मंतर जहां पर आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, जहां आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसी के रेफरेंस में कोर्ट ने पूरी सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। क्या टिप्पणी की? क्या कोर्ट जंतर मंतर है? मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हुई जो घटनाएं हैं उन पर ध्यान दिया। ईडी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले हाई कोर्ट के सामने गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कोर्ट रूम में घुस गए थे उस दौरान और भारी कोमोशन भी हुआ था और हाई कोर्ट को सुनवाई उस समय स्थगित करनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताई थी और जस्टिस मिश्रा ने इस पर कहा कि इज द कोर्ट जंतर मंतर? ईडी का आरोप यह था कि रूलिंग पार्टी की लीगल सेल ने व्हाट्सएप मैसेज भेजे। रूलिंग पार्टी कहां की? वेस्ट बंगाल वाली। कौन सी पार्टी? टीएमसी। उसकी लीगल सेल ने व्हाट्सएप मैसेज भेजे, लोगों को कोर्ट में इकट्ठा होने के लिए कहा गया और जिसके बाद क्या हुआ कि माइक कंट्रोल में दिक्कतें पैदा हुई जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अनऑथराइज्ड एंट्री रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देने पड़े थे कलकत्ता हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान। कोर्ट ने यहां पर साफ कहा कि कोर्टरूम इंटिमिडेशन या फिर मॉब प्रेशर की जगह नहीं है। समझिएगा इस चीज को। न्यायिक कार्रवाई को शांत, गरिमापूर्ण ही रहना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल, और जरा सोच के बताइएगा कि क्या किसी भी परिस्थिति में कोर्ट हियरिंग डिसरप्ट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? आपकी राय, चाहे कोई भी मैटर, कोई भी बात हो, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में तो दिक्कत आनी चाहिए क्या या नहीं आनी चाहिए? क्या एक डेमोक्रेटिक देश जहां पर कानून का राज है, वहां ये चीजें शोभा देती हैं क्या? कमेंट में बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं स्टेट और सीएम के पक्ष का भी। उस पहलू को भी समझना बहुत जरूरी है। आपने ईडी का पक्ष सुना, तो हम यहां पर पूरा कानूनी विश्लेषण लेके आते हैं, आप सभी को पता है। तो अब राज्य सरकार का पक्ष और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात, अनुच्छेद 32 के तहत जो पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा, हाईकोर्ट इस मामले को सुन सकती है और तीसरा, आईपैक एक इलेक्शन कंसल्टेंट है और चौथा, यहां पार्टी का जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा मौजूद था आईपैक के ऑफिस में।
और पांचवा, ईडी की टाइमिंग चुनाव के दौरान सस्पिशियस हो जाती है। पहली बात तो मेरे हिसाब से जो कपिल सिब्बल जी का जो पहला आर्ग्यूमेंट था कि आर्टिकल 32 के तहत पेटिशन मेंटेनेबल नहीं है, ये सीधा साधा मामला बनता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, और ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। तो ये कहना कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, ये मुझे एज अ लॉ प्रोफेसर, लॉ टीचर, ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता है। दूसरा, उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट इस मामले को सुन सकती थे, बिल्कुल सुन सकती है, कोई इश्यू नहीं है। हाई कोर्ट के सामने मैटर चल भी रहा था, सुन भी सकती थी। मगर ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ये लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा-सा एज अ लॉ प्रोफेसर हमें भी ठीक नहीं लगता। हाँ, उनकी तरफ से दलील दी गई, मेरा आपको बताना फर्ज है कि उन्होंने ये सी दलील दी थी, तो ये बात आप समझिएगा। तीसरा, उनकी तरफ से पॉइंट ये रखा गया कि आईपैक जो है, वो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर कंसर्न्ड पार्टी का कॉन्फिडेंशियल डेटा रखा हुआ था, और ईडी की टाइमिंग चुनाव के दौरान जो है वो सस्पिशियस लगती है। उन्होंने इस मामले के अंदर आरोपों से इनकार कहा, मतलब राज्य सरकार पर जो आरोप लगाए गए उनको सिरे से नकारते हुए ये कहा कि यहाँ पर कोई थेफ्ट नहीं हुआ है। कोई पार्टी रिलेटेड डिवाइसेस, सारी जो पार्टी रिलेटेड डिवाइसेस हैं वो सुरक्षित हैं। कि ये कहा गया कि कोई भी डिवाइस लेके नहीं गए। वो बोला था ना, ईडी ने बोला था कि यहाँ से कुछ फाइल्स वगैरह लेके चले गए या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके चले गए। तो उसके रेफरेंस में राज्य सरकार की तरफ से और सीएम की तरफ से ये कहा गया कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि कोई भी पार्टी रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और फाइल वगैरह लेके नहीं गए हैं, और ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी राज्य सरकार की ओर से भी पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि ये फोरम शिपिंग का मामला है। फोरम शिपिंग ये होता है कि जब मामला एक कोर्ट के सामने चल रहा होता है, तो आप दूसरी कोर्ट के सामने उसी समय मामले को लेके आते हैं, ताकि इसी चीज में सारे मैटर को उलझाया जा सके और टाइम को बढ़ाया जा सके। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पूरा मामला जो लगता है वो फोरम शिपिंग का मामला लगता है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में पैरेलल केसेस दायर किए। हाई कोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी। और सीएम के साथ पुलिस केवल जेड प्लस सिक्योरिटी के कारण थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट की चिंता यहां पर बनी रही कि जांच में बाधा क्यों की राज्य की एजेंसीज ने, कोर्टरूम में क्योस क्यों किया गया, और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल क्यों उठाए गए। ये सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता, जब ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा था, तो वो दिखाई दिया था। अब बात करते हैं इस पूरे मसले का एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एनालिसिस, संवैधानिक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी फटाफट से करिएगा, क्योंकि आपको यहां पर ऐसे ही लीगल विश्लेषण मिलते रहते हैं। और जिस तरीके से आपके साथ ऐसे लाइव सेशन लेके आ रहा हूं, कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाए। हालांकि जो आपके साथ हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, जब कोई कंसेप्चुअल चीज आती है उसको और उस तरीके से समझाते हैं, वो वाले सेशन भी जारी रहेंगे। आज भी एक और सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है एसआईआर को लेकर, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। संवैधानिक विश्लेषण करते हैं इस पूरे मसले का, उसको समझते हैं। यह मामला सिर्फ एक रेड या फिर एफआईआर तक ही सीमित नहीं है। यह मामला संविधान के कुछ मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। संविधान के मूल सिद्धांत कौन कौन से? फेडरलिज्म का, यानी कि संघवाद का। सेंटर और स्टेट्स को अपनी सीमाओं के तहत रहकर काम करना होता है, यही संघवाद का सिद्धांत है। और दूसरा, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का राज। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो वैधानिक जांच में बाधा नहीं डाल सकता। समझिएगा, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो कानून की जांच में बाधा नहीं डाल सकता। तीसरा, इन्वेस्टिगेटिव इंडिपेंडेंस, यानी कि जांच में स्वतंत्रता। ईडी, सीबीआई और एजेंसीज को लेकर को डर या दबाव के बिना काम करना होगा। जो ये एजेंसीज हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चाहे स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, उनको इंडिपेंडेंटली और बिना दबाव के काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस मामले के अंदर एक साफ संकेत भी देता है कि पॉलिटिकल पावर लीगल अकाउंटेबिलिटी से ऊपर नहीं हो सकती है। यह मामला सेंटर स्टेट रिलेशंस पर, यानी कि केंद्र राज्य के जो रिश्ते नाते हैं
उन पर एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट बन सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन पर आने वाले समय के अंदर हर लॉ स्कूल के अंदर जब ये पूरा मामला सुलट जाएगा, जब ये पूरा मामला, क्योंकि आज तो एक बार अभी स्टे लगा है, ये मामला खत्म नहीं हुआ है, ये मामला लंबा चलने वाला है और जब इस पर जो भी महत्वपूर्ण फाइनल डिसीजन आएगा, वो ये केस जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, हर लॉ स्कूल के अंदर हर लॉ स्टूडेंट को पढ़ाया जाने वाला है। संविधान का जब टॉपिक आएगा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का, फेडरलिज्म का, और हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है। यहां पर समझिएगा, अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और निष्कर्ष यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर प्रोब्स के अंदर स्टेट इंटरफेरेंस को गंभीर माना है और एक चिंताजनक विषय के रूप में माना है। और दूसरा ये बात कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर है उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, स्टे लगा दी है। तीसरा, एविडेंस प्रिजर्वेशन का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो साक्ष्य है उनकी सुरक्षा हो सके, इस चीज का आदेश दिया गया है। और चौथा, कोर्ट रूम डिसरप्शन पर गहरी चिंता जताई है। जो कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर क्योस हो गया था, पूरे मामले के दौरान कमोशन हो गया था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और बड़े संवैधानिक प्रश्नों की जांच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। और उन जो बड़े संवैधानिक प्रश्न खड़े हुए हैं इस मामले के अंदर, उन पर भी डिसीजन कौन लेगा? उन पर भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है और आने वाले समय बताएगा कि उनके अंदर क्या डिसीजन आता है। आप मुझे बताइए कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? और इस पूरे मसले से संदेश बिल्कुल एक साफ है। संदेश क्या है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सर्वोपरि है। दूसरा, संस्थाओं की जो स्वतंत्रता है वो अनिवार्य है और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। आने वाले समय के अंदर ये मामला तय करेगा कि डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और अकाउंटेबिलिटी कैसे आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। यूट्यूब का एक नया फीचर है हाइप का, आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा और लोगों के पास भी पहुंचे। अगर आप मानते हैं कि कानून जो है वो राजनीति से ऊपर होना चाहिए, जो लॉ जो है वो पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए और जांच एजेंसीज को बिना दबाव काम करने देना चाहिए, तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है और हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से, जो आपको स्क्रीन पर बारकोड दिखाई दे रहा है, वहां से आप इंस्टॉल करके आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से दून लॉ मेंटर सर्च करिएगा और हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है, आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब